हमने अभी जो किया वो क्या किया था अभी, हमने IMRC SAIC, जिसमें हमने देखा IMRC तक तो क्या था, बुक कीपिंग था। हम बुक कीपिंग में क्या कर रहे थे, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो SAIC है वो क्या है, अकाउंटिंग के उसमें कवर होता है, मतलब जिसके अंदर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये एक सेकेंडरी स्टेज है जो कि एनालिटिकल होती है नेचर में, और जो कि एक सीनियर स्टाफ हमारा कर रहा था। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट है। अब यही टर्म को और आगे एक्सप्लेन कर दिया हमने, बुक कीपिंग और उसका बुक कीपिंग का एंड अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, ये दो टर्म हमने अभी डिस्कस किया और डिफरेंशिएशन किया। अभी हम अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इनका डिस्कशन करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि ये अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी कह लो, एक ही चीज है। अकाउंटिंग एक, कह दीजिए, छोटा स्कोप है, मतलब छोटा वर्जन है। और अकाउंटेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम फुल बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, एवरीथिंग इंक्लूड कर रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, वो जस्ट जो आप अकाउंट्स बना रहे हैं, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट आपने बनाया, फिर उससे फाइनल अकाउंट बनाया, ये जो पूरा प्रोसेस आप फॉलो करके एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंसान ले पाए आपके बुक ऑफ अकाउंट से वहां तक आप जो लेकर आए हैं, वो जो प्रोसेस आप फॉलो करते हुए आए हैं, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं, ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के अंदर। तो ये जो आईएनजी लगा है, ये खुद आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि अकाउंटिंग क्या है, कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक एक्शन है। लिख देते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। और वेयर उसी जगह पे हम बात अगर करें किसकी, अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी के अंदर ये नहीं कि सिर्फ आपके अकाउंट्स और फॉर्मेट कैसे बनाने हैं, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, ये सब बताया। उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन के आपने अकाउंट्स के फील्ड के अंदर कैसे काम करना है, अकाउंट्स कैसे क्या होंगे, मतलब आपकी पूरी फुल नॉलेज, मतलब जिसके अंदर आपके कंसेप्ट्स होंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, वो भी आपके अकाउंटेंसी के कवर हो रहे हैं। वो आपको प्रिंसिपल्स बताएगा कि आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चलना है, तभी आपकी अकाउंटिंग मानी जाएगी, अकाउंटिंग आपकी ठीक होगी। ठीक है, आपको फुल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पूरा जो होता है ना, विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वो सब आपको एक्सप्लेन करता है। किसमें एक्सप्लेन होता है वो, थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है आपका, एंड विद द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के साथ, मतलब कैसे आप क्या बनाएंगे, ये सब हमारे अकाउंटेंसी के अंदर कवर हो रहा है। जैसे कि हमारे बुक की जो आप हेडिंग देखेंगे तो वो भी अकाउंटेंसी होती है, अकाउंटिंग नहीं करके लिखा होगा बुक की हेडिंग में। बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उस पर देखिएगा अकाउंटेंसी लिखा होगा। इट मीन्स वहां पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी गिवन है, इसके अंदर जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल नॉलेज पे अप्लाई करने के लिए, वो सब भी वहां पे गिवन है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग क्या है एंड अकाउंटेंसी क्या है। बच्चों को क्या लगता है कि भाई ये दोनों सेम चीज है, अकाउंटिंग कह लो अकाउंटेंसी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक एक्शन है। इसको आप कह दीजिए ये एप्लीकेशन है किसी, मतलब अकाउंटिंग जो है इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। जो अकाउंटेंसी में हमने सीखा, अकाउंटेंसी जो हमें प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताती है, उसको हमने अप्लाई किया थ्रू प्रैक्टिकल, हमने करके उसको अप्लाई किया। वो एप्लीकेशन जो है, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग। मतलब एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, फिर जाके वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अंडरस्टैंडेबल होगी कि आप उस अकाउंट्स को रीड करके कुछ एनालाइज कर पाएं कि भाई प्रॉफिट है, लॉस है, ये क्या है क्या नहीं है, वो सब उस अकाउंट्स को रीड कर पाएंगे। तो आपके ये जो टर्म है तीन, जो कि बुक कीपिंग, तो बच्चों को चलो इजीली हो जाता है कि उन्हें समझ में आता है कि भाई बुक कीपिंग क्या है, वो जो शुरुआत की जो स्टेजेस होती हैं अपने अकाउंट्स बनाने की, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं काहे में, अकाउंटिंग में एंड द अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी सबके पापा जी हैं, ठीक है, उनके अंडर में आते हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के भी नीचे एक स्टेप पे आती है बुक कीपिंग। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, अकाउंटेंसी के अंदर आपका पूरा एस्पेक्ट गिवन है, मतलब पूरा सब कुछ, अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, उसके रूल्स,
उसके प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क विद द प्रैक्टिकल कि किसके में क्या केसेस क्या होगा, तो वो सारी चीजें अकाउंटेंसी अपने अंदर रखता है। अब वहां पे वो जो चीजें हमें गिवन हैं उनको अप्लाई करते हैं हम अकाउंटिंग के थ्रू, अकाउंटिंग करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप बना रहे हैं उसके आपकी एक स्टेज क्या है, बुक कीपिंग है, जिसमें आप IMRC तक का काम करते हैं, IMRC का काम करते हैं। और यहाँ पे आप अकाउंटिंग में क्या कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं, एनालिसिस, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद तक का काम ये है। तो एक तरह से बुक कीपिंग जहाँ एंड हुई है, बुक कीपिंग कहाँ क्लासीफाई पे एंड हुई, वहां से स्टार्टिंग किसकी होगी, अगले स्टेप से समराइज होने की। मतलब वहीं से स्टार्टिंग समराइज करना हमने, उसके बाद उसका एनालिसिस इंटरप्रेट किया, फिर हमने कम्युनिकेट कर दिया। तो अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। जब जूनियर स्टाफ अपना सारा काम करके चला जाता है, उसने अकाउंट्स बना के दे दिए, अब आएगा सीनियर स्टाफ, वो अपनी अकाउंटिंग करेगा, वो उससे एनालिसिस करेगा, अपना देखेगा कि क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन करेगा। तो जहां तक अब मुझे लगता है कि आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड द अकाउंटेंसी, ये तीनों टर्मिनोलॉजी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है ना, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। चलिए डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं कि इसको हम डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं एक, ये आपका है बुक कीपिंग सपोज, ठीक है, सपोज करिए ये बुक कीपिंग है। अब बुक कीपिंग का जो एरिया है ना वो ये है, इतना सा, ठीक है। इसके अंदर ही जूनियर स्टाफ काम करके अपना सारा काम कर रहा है, बना रहा है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है। क्या बना रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है। अब इसके अंदर अब वो कहाँ से करेगा, इसकी बुक कीपिंग के बाद कौन आएगा, अकाउंटिंग आएगी, फिर वो सीनियर स्टाफ आ जाएगा, फिर वो इसके ऊपर का काम करेगा, बुक कीपिंग के बाद का काम, जो कि क्या है, समराइज करना, एनालाइज करना, फिर बाद में उससे क्या रिजल्ट निकला, कम्युनिकेट करना। अब ये जो अकाउंटिंग की या फिर इन्होंने बुक कीपिंग की, ये सब बातें इन्होंने जो रूल्स फॉलो किए, जो कैसे किया, वो थ्योरेटिकल, वो गाइडलाइन, वो सब कुछ कहाँ गिवन था, वो भाई इन सब के ऊपर हमारी आती है अकाउंटेंसी। तो वो इसमें गिवन था। यहाँ से सारी चीजों को समझकर, सारे रूल्स को पढ़ा, उसके प्रिंसिपल्स को समझा, उन सबको फॉलो करते हुए, ऐसा नहीं उनको छोड़ दिया, उन सबको अपने साथ रख के समझकर आपने ये पूरी अकाउंटिंग की, जिसके अंदर बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड द अकाउंटिंग का प्रोसेस आता है। ठीक है, अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है, उसके अंदर अकाउंटिंग, फिर अकाउंटिंग से नीचे आपका आता है बुक कीपिंग। ठीक है, अगर हम स्टेज उसकी बात कर लें। चलिए, ये हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड द अकाउंटेंसी का कंसेप्ट है, हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अकाउंटिंग कह लो, अकाउंटेंसी कह लो, बात तो एक ही है। पापा कह लो कि बेटा कह लो, बात एक कैसे हो जाएगी भाई, पापा पापा है, बेटा बेटा है। तो आपकी अकाउंटेंसी तो पापा है, एंड द अकाउंटिंग जो नीचे हो रही है वो छोटा काम है, जो कि आपके उस जो पापा ने जो कुछ आपको समझाया है उसी को फॉलो करते हुए आप अकाउंटिंग करते हैं। मतलब अकाउंटेंसी ने जो कुछ आपको समझाया बताया है वही को फॉलो करते हुए आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। चलिए, एक और हम नए नए टर्म पे आते हैं, जो कि आपका आप उसको रूल कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए, मतलब जिसमें हम आगे काम करेंगे। आपको क्या मिलेगा अब आगे देखने के लिए, क्या है, आप देखेंगे अपनी बुक में बात हो रही होगी डबल एंट्री सिस्टम की। ठीक है, एक हमारा डबल एंट्री से जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक सिस्टम हमारा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है, और एक सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ओहो, सिंगल, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये क्या है, हम जो अपनी अकाउंटिंग पूरी बनाएंगे ना, पूरी अकाउंटिंग जो हम करेंगे कि क्या हम डेबिट कर रहे हैं, क्या क्रेडिट कर रहे हैं, वो सब कहाँ से आएगा, क्या डेबिट कर रहे हैं, क्या क्रेडिट कर रहे हैं, ये रूल जो है ना हमें किसने दिया है, ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं दिया है। कि भाई आप एक ट्रांजैक्शन जो होता है, जैसे कि हमने एक मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज करने का मतलब है कि मशीनरी हमारे पास आई है और हमने उसको लेकर आए हैं, तो खरीदा है तो पेमेंट किया होगा, तो हमने उसको कैश पे किया होगा या उधार किया होगा, जो कुछ किया हो। ठीक है, तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मशीन हमारे पास आई,
ठीक है, हम उसका दोनों पहलू लिखेंगे। मशीन आई है तो हमारा कैश गया है, तो इसके लिए दोनों पहलू है ना, उनके लिए एक पहलू का नाम क्या है, एक तरफ का नाम क्या है कि आपका डेबिट है, और दूसरी तरफ जो ट्रांजैक्शन का आप करेंगे वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम कहाँ से आया, हमारा डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है इसको, जो कि आपके हमारे अकाउंटिंग करने का तरीका कैसे होगी, ये हमें तरीका बताता है कि भाई आप ऐसे करेंगे। आप अगर डेबिट क्रेडिट फॉलो कर रहे हैं, इट मींस आप क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये ल्यूकास पैसियोली ने दिया था, जो कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं। ठीक है, जिनको फादर ऑफ अकाउंटिंग का लकब मिला हुआ है, मतलब उनको ये डेजिग्नेशन मिला हुआ है, एक ओनर कह दीजिए इसको, कि भाई ल्यूकास पैसियोली क्या है, द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को भी हमें हमको दिया। चलिए, ये समझ आ गया डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, डेबिट एंड द क्रेडिट। जब हमें दिख रहा है, इट मींस हमारा एक ट्रांजैक्शन का जो पहलू है, जो एक साइड है वो डेबिट होगी, और दूसरा जो उसका ट्रांजैक्शन का दूसरा पहलू होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये अपने आप ही बता रहा है कि ये बेचारा सिंगल है, यहाँ तो कोई डबल की बात ही नहीं है। जब ये सिंगल है तो इट मींस यहाँ ना डेबिट हो रहा ना क्रेडिट हो रहा। यहाँ तो जो अब यहाँ जो वो हो रही है हमारी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वो पोर्शन को लिख लेंगे अपने पास। यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं है। अब हमारे लिए जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल बिल्कुल अपने लेक्चर फर्स्ट अगर आपने देखा हो, तो उसके अंदर जो हमने एग्जाम्पल शॉपकीपर का दिया था, तो उसमें जो वो अपने अकाउंट्स बना रहा था, उसने कोई डेबिट क्रेडिट रूल नहीं अप्लाई किया हुआ था। वो जस्ट उसने जो याद रखना है, क्योंकि उसे जितने पैसे लेने हैं उसको सिर्फ वो याद रखना है जितने पैसे लेने हैं। ठीक है, उसने 50 रुपए की मैगी दी, 2 किलो शक्कर दी, 5 किलो आटा दिया, ये नहीं लिखना उसने। उसने उसने क्या करना है, भाई हमारा इतना पैसा इतने चीज का इतना सामान है, ये उसको कितना पैसा अभी बाकी रह गया है, उसने वो चीज के लिए इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है। ठीक है, उसने उसका हिसाब किताब नहीं रखना, इतना इतना सामान इनके यहाँ गया है और इतना कितना क्या हुआ, यूज हुआ क्या हुआ, उससे उसे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ से इतनी चीज वो लेकर गया और वो इतने पैसे की बनती है, इसको उसने रिकॉर्ड कर लिया कि इतना उधार इसके ऊपर चढ़ा हुआ है हमारा। तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो फुल नहीं है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। मतलब उसने सिर्फ अपने मतलब की बात लिखी हुई है, ये बड़ा सेल्फिश है, इसने सिर्फ अपने मतलब की बात लिखी है, दोनों पहलू नहीं लिखा। अगला बंदा जो आएगा वो जो है अपने हिसाब से मतलब उसको जब देखेगा उसको चीज सही से समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बात तो पूरी लिखी ही नहीं गई है, इनकम्प्लीट है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, मतलब ये सिर्फ आपका एक ही एस्पेक्ट लिखता है, आप कह दीजिए यहाँ पे ओनली वन एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। ठीक है इसी को क्या बोलते हैं, यही इसी वजह से एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है एक तरह से। ठीक है, और इस सिस्टम को जो हमारे जो पर्सनल, जैसे कि मैंने शॉपकीपर का आपको एग्जांपल दिया, जो आपकी पर्सनल हम बुक बना लेते हैं या डायरी मेंटेन करते हैं ना, कुछ लोग जो हैं पुराने लोग डायरी को भी मेंटेन करते थे, मतलब कि अपने कैश बुक हमने अपने आप बना ली, मतलब सिर्फ जो उसकी इंफॉर्मेशन है उस तरह की इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर रखते हैं, पर्सनल अकाउंट बना लिया। तो ये जो आपके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप आधी आधी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ एक पहलू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा डबल एंट्री की अगर हम बात करें, तो ये आधी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता, ये बिल्कुल आखिर तक मतलब पूरा हिसाब अपना पहुंचाता है कि डेबिट क्रेडिट कर करके ये हम पूरी जर्नल एंट्री से बनाकर ये हम पूरा फाइनल अकाउंट तक ले जाते हैं। और ये अप्लाई क्या होता है, सब जगह डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए वो रूल क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, हम अभी सिस्टम समझ रहे हैं कि हमारे दो टाइप के सिस्टम है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। डबल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अब ये डीआर जो हम लिख रहे हैं, इसको शॉर्ट में हम डीआर लिख रहे हैं, इसको हम डेबिट बोलते हैं एंड इसको क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंट के दोनों साइड पे लिखी होती है। क्लियर, आगे चलें, ये क्या है, ये भी हम ये हमारा क्या है, हमारे अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है ये, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, दोनों एक्सपेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये क्या है, ये सिस्टम टू रिकॉर्ड, ये हमारा रिकॉर्डिंग का आ गया, इधर आ जाइए।
ये डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हम डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड कर मतलब अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी वो किससे, डीआर एंड द क्रेडिट ऐसे करके होगी। ठीक है, जो डेबिट और क्रेडिट से हम जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं, इट मींस जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसका हम दोनों पहलू, ट्रांजैक्शन का हमारा दोनों पहलू, जैसे कि हमने जो उसका ट्रांजैक्शन का डेबिट का पहलू है वो भी लिखा और जो क्रेडिट का पहलू है वो भी लिखा। अब जो ट्रांजैक्शन का वो डेबिट एस्पेक्ट है, जो क्रेडिट एस्पेक्ट है, वो चलिए एक बार एग्जांपल से इसको समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा शायद। ये जो हमारी मशीन हमने परचेज की, ठीक है, मशीन परचेज, तो इसके अंदर हमारे दो एस्पेक्ट क्या बन रहे हैं। मशीन परचेज की है, सिंपल हमने ये बोला है, ठीक है, फैक्ट्री मशीन परचेज हुई है। तो एक तो मशीन जब हमने परचेज करने गए होंगे तो एक उसने हमें जब मशीन दिया तो हम फ्री में तो देगा नहीं, हमारा रिश्तेदार तो लगा नहीं है, उसने हमसे कुछ ना कुछ लिया होगा। तो हमने उसे कैश पेमेंट किया होगा या बैंक से पेमेंट किया होगा, जो भी कुछ किया हो। तो हमारे ये दो एस्पेक्ट निकल कर आ गए कि एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि हमारा मशीन हमारा हमें मिला और दूसरा कैश हमने पे किया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये दो एस्पेक्ट के ऊपर आपका क्या लगेगा, रूल अप्लाई होगा डेबिट क्रेडिट का। ये डेबिट क्रेडिट का जो रूल है ना उसको अप्लाई करेंगे। अब ये रूल हम बाद में जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं छोटा सा एक आपको बता देती हूँ कि ये दोनों ही चीजें आपकी क्या है, एसेट है। अगर हम मशीन की बात करें, कैश की बात करें, दोनों ही क्या है, हमारा एसेट है। जब ये एसेट है दोनों ही, तो एसेट का रूल क्या है, सिर्फ एसेट का रूल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम। एसेट अगर आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट हो जाएगा। एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा एसेट का रूल है, ठीक है। तो हम सिर्फ इस रूल को ही बता दिया आपको। इस रूल को बताने के बाद हम यहाँ पे इसको अब रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, जिससे कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई यहाँ पे ये हो क्या रहा है। मशीन एसेट है, कैश भी एसेट है हमारी फर्म के लिए, ठीक है। तो मशीन हमारे पास आई है, मशीन हमारे बिजनेस के अंदर आई होगी, ठीक है। तो मशीन हमारे बिजनेस के अंदर आई है, क्या हुआ है, आई है, ये किस में आई है, बिजनेस में। तो जब हमारे बिजनेस में आई है तो हमारा एसेट जो होगा वो क्या हो गया, बढ़ गया, एसेट हमारा बढ़ गया। जब बिजनेस के हमारे बिजनेस फर्म के अंदर मशीन आ गई तो हमारा एसेट बढ़ा, मशीन हमारी एसेट है। लेकिन मशीन आने की वजह से हमने कैश को पे किया, कैश को हमने पे किया है, कैश हमारा चला गया, कैश हमें किसी को देना पड़ा, कैश हमने पे किया, तो कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमारी ये जो मशीन है ये आई हमारे पास, तो हमारा एसेट तो बढ़ गया, लेकिन जो कैश एसेट है उसको हमें पे करना पड़ गया, और जिसकी वजह से वो कैश वाला जो हमारा डिब्बा हमने बनाया होगा, जो भी कुछ होगा वो हमारा कम हो गया, ठीक है, कैश बुक हमारी कम हो गई। तो एसेट बढ़ा है, मतलब वो मशीन बढ़ी है हमारी, मशीन जो कि हमारी एसेट है, और कैश कम हुआ है, ये भी एसेट है। दोनों अब दोनों ही एसेट हैं। तो कैश अगर ओ सॉरी एसेट अगर बढ़ता है तो क्या रूल अप्लाई होता है, चलिए देखते हैं। कैश एसेट अगर बढ़ रहा है, हमारा रूल अप्लाई हो रहा है ये वाला, एसेट बढ़ा तो डेबिट। तो मशीन को हम जाके लिख देंगे कहाँ पे, डेबिट में। ये आ गया मशीन, यहाँ पर डेबिट हो गया। अब देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट, कैश। कैश की बात करते हैं तो कैश हमारा कम हुआ, मशीन के हिस्से में कैश पे करना पड़ा। तो ये भी एसेट है, कैश भी। तो एसेट में जाते हैं वापस उसके रूल पे। अगर एसेट कम हो रहा है, इट मींस ये रहा, कैश मतलब कम हुआ हमारा, एसेट कम हुआ तो कैश कम हुआ अगर हमारा, तो हमारा कहाँ जगह, क्रेडिट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा क्रेडिट, हम जाके इधर अपने रिकॉर्डिंग में यहाँ पे कैश लिख देंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे ही ट्रांजैक्शंस को उसके रूल जो अप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट समझ में आया। उसने सिर्फ मशीन का रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, उसने ये भी लिखा कि इसके लिए हमने कैश का पेमेंट किया है, और उसके लिए उसने एक चीज डेबिट में लिखी और एक चीज क्रेडिट में लिखी। इसी को ही डबल एंट्री सिस्टम, और दो एस्पेक्ट, दोनों ही एस्पेक्ट में इसको रिकॉर्ड किया यहाँ पे। ये चीज आपको डबल एंट्री सिस्टम का जो कैसे काम करता है ये समझ में आ गया होगा कि आपका डेबिट क्रेडिट कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसका वो लिख लेते हैं। ये क्या है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, जैसे कि हमने वहां पे लिखा था ना कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था। हम सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, क्योंकि उसके अंदर हम एक ही एस्पेक्ट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम एक एस्पेक्ट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों चीजें लिख रहे हैं।
मतलब हम डेबिट भी लिख रहे हैं, उसका क्रेडिट भी लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपने एग्जाम्पल समझ ही लिया होगा। यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट, पूरा इन्होंने दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि एक एक्सपेक्ट हमारा डेबिट था, क्रेडिट था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। और लास्ट पॉइंट इसमें जो बताने की जो बात है वो ये है कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, डेबिट क्रेडिट मेंटेन करते हैं। इसको एक तरीका और है जो इसको बताता है कि ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है, कि इसका जो डेबिट साइड का टोटल होगा, यहाँ पे टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही इक्वल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, टोटल जो होगा कहाँ का, डेबिट का एंड द क्रेडिट का, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो टोटल है आपका डेबिट का एंड क्रेडिट का, दोनों का इक्वल होगा। और ये कंप्लीट रिकॉर्ड्स होता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, और जिसकी रिकॉर्डिंग की जाती है इसमें दोनों एस्पेक्ट, डेबिट का भी रिकॉर्ड किया जाएगा एंड क्रेडिट का भी रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड में जब टोटल किया जाएगा तो दोनों ही हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट एक अकाउंट के, वो इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा वो सही बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको हमने ये डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम को समझाया, ठीक है। और जहां तक है उम्मीद है कि क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे कुछ और थोड़ी सी थ्योरी बचती है हमारी, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आएंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे एसेट का जिक्र किया, अब भाई बच्चे पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो मे बी उन्हें एसेट नहीं पता होगा, तो हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे आएंगे। लेकिन अभी हम जो थ्योरी का जो पोर्शन है थोड़ा सा हमारा, कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो यूज कर रहे हैं और वो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब चीजें भी थोड़ा देख लें, ताकि ये जो हमारा एक फ्लो चल रहा है थ्योरी का वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी पे आएंगे, ठीक है। चलिए, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है आपका, हमने बुक कीपिंग वगैरह क्लियर कर दिया था। अब चलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये आपको कहाँ से मिल रही है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप कहाँ से जनरेट करते हैं? जनरेट थ्रू जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, वहीं से तो मिलेगा। हम वहीं पे तो सारे अकाउंट्स की बातें लिखे हैं, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट से हम क्या बनाएंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या हमने अभी तक फाइनल अकाउंट्स यूज किया था टर्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं। इट मींस इसके अंदर और भी कई चीजें आ रही होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है पूरा वो आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपकी बैलेंस शीट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो आती है, फाइनेंशियल पोजीशन जो कि आपकी बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल पोजीशन, आपका कैश फ्लो, और नोट्स वगैरह भी आते हैं, नोट्स अकाउंट तो वो नहीं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं, कैश फ्लो, ठीक है। तो ये अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक जो सीए होगा जो चेक करने आया है, जो मैनेजर होगा या बुक हमारे जो ओनर होंगे, वो अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे वो जर्नल एंट्री जाके थोड़ी पढ़ेंगे, हमारे लेजर्स थोड़ी पढ़ेंगे वो लोग जाके। वो तो हमने इनको बनाने के लिए बनाया था। वो सब प्रोसेस तो हम जो फॉलो कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स बनाने थे, ठीक है, इसके लिए कर रहे थे हम। चलिए, अब जो हमारा जो हमारे हम जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों को, हमने उसमें स्टेप में पढ़ा कि हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स को, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं, ठीक है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है, और जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, कैश फ्लो है, जिससे कि उन्हें एक पता चलता है कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस कहाँ लाई कर रहा है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, कि कितना क्या कैश का फ्लो है, क्या इनफ्लो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ से ले रहा होता है। अब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपने इससे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के बाद यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया, जो कि हमारे यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, तो वो जो यूजर्स उसे यूज करेंगे तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, वो कैसी होनी चाहिए।
जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी कैरेक्टर्स लिख लेते हैं कुछ, कि हमारी इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग कि भाई आपको इतने लोग आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वो रिलायबल होनी चाहिए। मतलब आपने हर चीज आपके पास जो आपने वहां मेंशन की है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, वो झूठ फूट नहीं होना चाहिए वहां पे। मतलब आपके पास फुल रिकॉर्ड, उस फुल एविडेंस भी होना चाहिए उस चीज का कि हाँ वो चीज हुई है। ठीक है, आपका वाउचर जो भी आपकी प्रूफिंग है वो होनी चाहिए, और वो रेलिवेंट भी होना चाहिए। भाई जिस काम के लिए हम, जो इंसान हमारे अकाउंट्स देखेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन जो लेना चाह रहा है वो देख रहा है नेट प्रॉफिट क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन उसको वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे भी रही हो। जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जिस चीज को जो यूजर चाहता है फाइंड आउट करना और वो हमारे अकाउंट्स को रेफर कर रहा है, तो उसको वो इंफॉर्मेशन वहां से मिलनी भी चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, कि भाई वो ऐसा नहीं कि कुछ और ही उसमें लिखा हुआ है जिससे कोई हम अच्छा रिजल्ट निकाल ही नहीं पा रहे। ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल, कि वो सबको समझ में भी आए। मतलब जो हमारे अकाउंटिंग पढ़ा है उसको फौरन वो देख के ही समझ जाए कि आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, ये इस तरह इन्होंने काम किया हुआ है। क्लियर एंड साफ होना चाहिए बिल्कुल, अंडरस्टैंडेबिलिटी मिले उसके अंदर, मतलब वो समझ में भी आने वाला होना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट हो गया रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल एंड द कंपेरेबल, कि आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो कंपैरेबल भी होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज आप कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन का कोई मेथड आज अपने इस साल अपना लगाया है और नेक्स्ट ईयर आप दूसरा लगा दें, सपोज आप दूसरा लगा दें, तो बताइए जो इस साल जो हम मेथड यूज करें हैं, जो उससे हमारी जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो थोड़ी सी स्लाइट चेंज होगा, कुछ उसमें के अंदर चेंजेस आएंगे। और अगर हमने नेक्स्ट ईयर दूसरा मेथड लगाया, एसएलएम लगा दिया, तो उससे हमारा वो कुछ ज्यादा अलग होके शो होगा। तो हम अगर दोनों साल का कंपैरिजन करें कि हमें प्रॉफिट क्या, मतलब हमारी प्रोग्रेस क्या है, हम ये देखना चाहें, तो वो हमारा कंपैरेबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉलो किया है अपने अकाउंट्स को बनाने में जो मेथड, वही चेंज है, तो उसके उससे आने वाले रिजल्ट्स कैसे रिलायबल हो जाएंगे, वो भी तो चेंज ही आएंगे ना। अगर हम एक ही साल का कंप्यूटेशन आप मतलब करके देखते हैं कि हम एक साल, उसी साल हमने एसएलएम मेथड लगाया और उसी साल हमने डब्ल्यूडीवी लगाया, तब हमारे जो रिजल्ट्स होंगे ना स्लाइटली चेंज होंगे। तो वो इस तरह से जब हमारे सेम ईयर के रिजल्ट्स चेंज आ रहे हैं तो वो कंपैरेबल कैसे होंगे अदर, वो हमें सही कंपैरिजन दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने वो सेम चीज फॉलो नहीं की है। अब जैसे कि हमारी जो इंडस्ट्री, मतलब जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस जिस इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री वही कंपनी अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रही है, तो वो हर साल चेंज कर देती है, कभी एसएलएम, कभी डब्ल्यूडीवी, कभी एनआईटी, जो उसका मन आया उसने वो कर दिया। ठीक है, और वही उसी सेम बिजनेस टाइप जो है वो उसकी इंडस्ट्री में दूसरा भी कोई कर रहा है सेम चीज। अगर वो अपने रिजल्ट्स और आपके रिजल्ट, या आप खुद ही अपने रिजल्ट्स उससे कंपेयर करना चाहें, अगर आप प्रॉपर वो मेथड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो उसको आप अपने साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो आपको सही रिजल्ट्स नहीं बताएगा। उससे जो आप अंडरस्टैंडिंग निकालेंगे उसका सही कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, मतलब सही इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे आप वहां से। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमारे यूजर्स यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो रेलिवेंट होनी चाहिए, वो समझ में भी आनी चाहिए, और वो कंपेयर करने के लायक भी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारी प्रोग्रेस को हम कंपेयर तो कर पाए कि हमारा आज इतना है, कल इतना ज़्यादा हुआ, कम हुआ, क्या हुआ, क्या ग्रेड है हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके बाद हम आपका आते हैं, आपकी जो हमने ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अकाउंटिंग की ब्रांच के ऊपर, और उसके बाद अकाउंटिंग के हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हम अपने इसकी ही अकाउंटिंग करते हैं, मतलब ऐसे इसकी कई ब्रांच हैं हमारी। हमारी ब्रांच क्या क्या है? चलिए आप ही बताइए हमारी ब्रांच क्या है। अकाउंटिंग सिर्फ जो हम कर रहे हैं अकाउंटिंग सिर्फ वही अकाउंटिंग है? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, खाली हमने एक बिजनेस की ही अकाउंटिंग की है। ठीक है, बिजनेस की जो अकाउंटिंग की है तो ये सिर्फ यही एक अकाउंटिंग है। इसका नाम तो है फाइनेंशियल, इस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब तक हम ये करते हुए आए हैं, मतलब हम जो यही समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक यही ब्रांच नहीं है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग हमारी कितने टाइप्स की हैं? कई टाइप्स की हैं, लिख लेते हैं। हम फिलहाल यहाँ दो तीन ही लिखते हैं जो मेन मेन है। क्या भाई? आपकी एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड तीसरा है आपकी कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, आपकी ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम अभी तक कर रहे थे, जिसके अंदर हम क्या बना रहे थे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे थे। ठीक है, हमने जो पूरा बनाया ना बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हम अपने बिजनेस की कर रहे थे। ठीक है, ये तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर इन डेप्थ। हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कर रहे होते हैं? जैसे कि आप इस टर्म को ही देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग किसकी हो रही है? कॉस्ट की हो रही है। अब कॉस्ट कहाँ पे लगेगी बताइए आप? ये कॉस्ट जो है ये कीमत है, तो ये कीमत हम किस चीज की पता करेंगे? हम बिजनेस कर रहे हैं सपोज, तो बिजनेस में हम हो सकता है कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हम कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको सेल करते हैं। हमें सेल करना है तो हमें उस प्रोडक्ट का मार्केट में एक प्राइस बताना पड़ेगा। मार्केट में हमें क्या बताना पड़ेगा कि सेल प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट का, ये बताना पड़ेगा। तो हम सेल प्राइस को डिसाइड कैसे करेंगे कि व्हाट इज सेल प्राइस? आप इसकी आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी कीमत ये है, ये डिसाइड कैसे होगा? अपने मन से कि नहीं भैया इतना खर्चा आया, लाओ इसको यार 500 का कर देते हैं। हाँ, ऐसा कर देंगे क्या कि हमारा मन किया 500 कर दिया, कल हमारा मन किया तो 1000 का कर देंगे कि भाई बहुत प्रॉफिट कमाना है हमने आज, लाओ हटाओ 500 नहीं रखते हम, अब 1000 का हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो क्या जो कस्टमर्स हैं आपके पास आएंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे? जब उसकी प्राइसिंग ही रीजनेबल नहीं है, प्राइसिंग ही सही तरीके से नहीं हो रही है, तो कस्टमर्स वो उसको प्रेफर ही नहीं करेंगे। भाई आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपका प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपके कस्टमर्स जो मार्केट में आप जाके अपने कर रहे होते हैं मार्केटिंग, तभी वो आपको पकड़ेंगे, अदरवाइज वो आपको नहीं पकड़ेंगे। भाई आपकी मार्केटिंग के साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस एंड उसकी क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो उसी अपने प्राइस को क्या डिसाइड करें जिससे कि कस्टमर के लिए भी वो अच्छा हो और हमारे लिए भी वो अच्छा हो। अब भाई सिर्फ कस्टमर के लिए तो अच्छा नहीं करना ना, कि हमने बनाई चीज 50 रुपए की और हम 51 रुपीज में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। भाई कस्टमर हमारे खुश रहेंगे क्योंकि ऐसा तो नहीं करेंगे। हमें खुद को भी खुश करना है, जो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको भी खुश करना है, और अपने कंज्यूमर को भी करना है, जो हमारा कस्टमर है उसको भी करना है। तो हम उसके प्रॉपर जो हम अ, एक रीजनेबल प्राइस को जो फाइंड आउट करते हैं ना कि हम क्या रखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं हम, जिसके अंदर हम एक यूनिट की, मतलब आपका जो एक यूनिट है प्रोडक्ट, उसकी प्राइस क्या होगी इसको डिसाइड करते हैं। और इसके अंदर हम एक बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि एक प्रोडक्ट पे क्या क्या लागत आ रही है, और अगर लाइट का बिल भी आ रहा है तो उस एक प्रोडक्ट की वजह से उस लाइट का बिल कितना आ रहा है,
उस प्रोडक्ट पे उस लाइट का बिल कितना लग रहा है। ये बहुत ही इन डेप्थ इन डिटेल जाके हम अपनी उसकी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो हम सीखते हैं वो हम कॉस्ट के रिगार्डिंग सीखते हैं कि एक प्रोडक्ट पे हम कॉस्ट जो लगाएंगे तो वो कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो उसको पहले इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसके बाद उन सबका कैलकुलेशन करके हम अपना एक प्राइस सामने लेकर आते हैं, और वो प्राइस उसके अंदर हम जो है कितना अपना सेल वो रखेंगे, प्रॉफिट रखेंगे, तब हमारा जाके वो सेल प्राइस बनता है। ठीक है, तो ये स्टडी हम कहाँ कर रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कर रहे होते हैं, जो कि अब ये रिलेटेड किससे है, फैक्ट्री में हो रही होगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में हो रहा है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है हम जाके फैक्ट्री के अंदर ही ऑब्जर्व करते हैं, वहीं से हम देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच क्या है, कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट से क्या आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यहाँ पे तो हम भाई क्या कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं। अब कंपनी हमारे बिजनेस का वो टाइप है जो कि बहुत बड़ा लेवल हो गया है ना। भाई पहले तो हम एक बंदा था तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे, दो चार मिल गए तो उसको हमने पार्टनरशिप का नाम दे दिया। अब यहाँ तो कम से कम 150 से ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ तो कम से कम 100 200 400 पता नहीं कितने ओनर्स होंगे। तो वो जो है आपकी वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं कि वो हमारा कंपनी अकाउंट्स होता है। अब ये ओनर्स सारे जो हमारे 100 50 500, तो हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स में अपने जो शेयर्स इशू करते हैं ना, वो जो जो लोग हमारे शेयर्स को परचेज कर रहे होते हैं, वो एक दो बंदे नहीं होते, वो कम से कम हजारों लोग होते हैं, दसियों हजार लोग होते हैं जो हमारे शेयर्स को परचेज करते हैं। और अगर कोई हमारा शेयर परचेज कर रहा है, इट मींस वो टाइटल क्या ले रहा है अपने साथ, वो हमारा ओनर है, मतलब उस कंपनी का वो क्या है, ओनर है। ये टाइटल मिलेगा ना उसको, क्या टाइटल मिलेगा, अगर कोई बंदा हमारी कंपनी का शेयर ले रहा है तो वो क्या है, हमारा ओनर है। तो हमारे कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम अपने क्या कंप्यूटेशन करते हैं सारा, कि हमारे शेयर्स, क्योंकि इसके अंदर हमारी कंपनी को जो फंड इकट्ठा करना होता है, वो सारा पैसा अपनी जेब से तो लगाती नहीं है, कंपनी शेयर्स भी देती है, डिबेंचर्स भी करती है, बैंक लोन भी करती है, बहुत सारे अपने जरिए जो है वो अपने एक पैसे के सोर्सेज को लेके आने, मतलब पैसा लेने के आने के लिए बहुत सारे सोर्सेज को वो यूज करती है। तो उसी के लिए हम कंपनी अकाउंट्स को करते हैं। हमारी जो ब्रांच है कंपनी अकाउंट, जिसके अंदर हम शेयर अकाउंटिंग जो कर रहे होंगे वहां शेयर्स की कर रहे होंगे, डिबेंचर्स की कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये किसकी है, ये जो हमारा बिजनेस है, जो सोल प्रोप्राइटर है हमारा, सिर्फ सोल ही नहीं, हमारा बिजनेस हमारे कई टाइप के हैं। एक तो हमारा सोल प्रोप्राइटर है, हमारा पार्टनरशिप भी है। तो हम सब की अकाउंटिंग जो कर रहे होते हैं वो आपकी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम कंपनी फाइनल अकाउंट तक का जो काम कर रहे हैं वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, जिसके अंदर आपका क्या है, जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद आपके फाइनल अकाउंट। ये सारा काम एक छोटा सा जो बिजनेसमैन होगा वो अपने अच्छी से प्रॉफिट को जानने के लिए कि प्रॉपरली उसका एक एक पैसा कहीं वेस्ट ना हो, उसका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है। तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा होता है, जो कि हम अभी सीख रहे हैं क्योंकि हम 11th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हो गई। अब हम क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, अब इसके वो देख लेते हैं, क्या नाम है इसका, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एंड इसके बाद हम अपना अकाउंटिंग जो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको एंड कर देंगे। ये इस लेक्चर के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं उनके रूल्स पे जाएंगे। ठीक है, कि कैसे करते हैं जर्नल एंट्रीज। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो क्या नाम है इसका, सॉरी याद नहीं आ रहा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कि आपके अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एडवांटेजेस है, ऑब्जेक्टिव है, डिसएडवांटेजेस है। तो ये सब चीजें हमें पढ़ना जरूरी है अभी। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ जाता है, हमें क्वेश्चन की फॉर्म में बन के आ जाती है हमारे पास। जब क्योंकि हमारा अकाउंटेंसी में, हमारा अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन 10-15 मार्क्स की हमारी थ्योरी भी तो आती है ना। तो वो 10-15 मार्क्स की थ्योरी होती है ना हमारी, उसके अंदर ये टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि व्हाट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, हम अकाउंटिंग क्यों बना रहे हैं।
अब देखिए इतनी लंबी हमने अपना एक्सप्लेनेशन किया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम अपनी अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं हेडिंग अपनी हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग शॉर्ट में लिखूंगी मैं, आप लोग अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठे होंगे, मैं उम्मीद तो यही करती हूँ, और आप अपने उसके साथ साथ वो लिखते जाएंगे, ठीक है। हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे होते हैं? सबसे पहला कि हमने प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स प्रॉपरली, ठीक है। सेकंड आप बताइए और क्या फायदा होता है हमें? हम तो अब सब कुछ कर चुके हैं, एक तरह से आपका क्वेश्चन आया आंसर सेशन चल रहा है ये, ठीक है। हमने जो अकाउंटिंग की है, हमने सारा जर्नल प्रॉपर सब, इसका क्या मकसद है हमारा सब करने का? ऐसे ही हमें शौक आता है या हमें अच्छा लगता है अकाउंटिंग करना? कुछ ना कुछ मकसद होगा ना। क्या मकसद है, हमें क्या फायदा मिल रहा है इससे? हम अकाउंटिंग प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है? डिटरमाइन कर पा रहे हैं क्या हम कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ये डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। और क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये भी तो पता चल रहा है ना बैलेंस शीट से, कि आपके एसेट कितने हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। अब हमने जो अकाउंटिंग बनाई है, इससे हम डिसीजन भी लेते हैं, तो ये हमें फैसिलिटेट कर रहा है, कहां पर फैसिलिटेट करता है? किसको? डिसीजन मेकिंग कौन करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ये हेल्प कर रहा है किसमें? डिसीजन मेकिंग करने में, कि क्या फैसला लेगा, कैसे उसको वो इम्प्रूव करे, अपने ग्रोथ बढ़ाए, तो उसको डिसीजन लेने होंगे ना मैनेजमेंट को। तो ये अकाउंटिंग ही देख के तो करता है वो सब डिसाइड कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना। और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही करता है अपने यूजर्स को, प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड और क्या, और भी कुछ याद आए तो आप बताइए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो तो हमने कराई दिए, ठीक है। चलिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन हो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, हमारा एक भी पेनी ऑफ मतलब वेस्ट ना हो, एक भी पैसा वेस्ट ना हो। हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर एक अच्छा डिसीजन ले पाए कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। और जो हमारे दूसरे यूजर्स हैं, क्या नाम है, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, दूसरे यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हैं, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। चलिए, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके आगे चलते हैं। अब आप लिखेंगे क्या, ये सारे जो टॉपिक हम लिख रहे हैं ना, ये थ्योरेटिकल है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसको आपने नोट डाउन जरूर करना है अपनी कॉपी में, छोड़ना नहीं है। कह रहे ये तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के? एक तरह से देखा जाए ऑब्जेक्टिव है या एडवांटेजेस है, वो हमें जो हमारा काम हो रहा है उससे हमें फायदा जो हो रहा है वो सब सेम ही टाइप होता है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से अलग अलग। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि हमें ये हेल्प करता है किसमें? इसको बनाने से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है कि हमें हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कि हमने फैसला क्या लेना है। हमारा बिल्कुल लॉस पे लॉस जा रहा है तब भी हम अपना और पैसा लगा के क्या बिजनेस करते रहेंगे क्या? तो हमें फैसला क्या लेना है, डिसीजन मेकिंग हमें क्या करनी है। अगर हमारी कहीं पे कुछ लैक हो रहा है, किसी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया, तो क्या करके इम्प्रूव करके हम उसको बढ़ाएंगे, वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट और बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस हम पता कर पाते हैं, वही जैसे कि हमारा वहां पर ऊपर हमने लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस को हमें पता चल पाता है बिजनेस का क्या है, और हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है।
फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ठीक है। एंड एक ये भी है, ये रिप्लेस करता है मेमोरी, मतलब याददाश्त नहीं खोता आपकी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं अकाउंट पढ़ते पढ़ते आपकी याददाश्त खो जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपकी याददाश्त को आसानी देने के लिए तो अकाउंट बनाया है कि आपको ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग कीजिए, फ्री रहिए, ठीक है। चलिए, रिप्लेस करता है मेमोरी, मतलब कि आपको सारी जितनी भी आपने अभी अपने ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, आपके बिजनेस में बहुत सारी चीजें हुए होंगी, सबको आपने अपने दिमाग में नहीं रखना है ना। तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेंगे, जिससे कि आपको जब भी जरूरत आए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रेफर कर लीजिए। तो एक तरह से ये इसका एडवांटेज है कि आपकी जो आपको हमेशा ये चीजों को ध्यान रखना पड़े, वो चीज की जरूरत ही नहीं है, रिप्लेस कर रहा है मेमोरी को, ठीक है। याददाश्त नहीं खो रहा है ध्यान रखिएगा। चलिए, एक ये एविडेंस हो गया, क्योंकि ये सब रिटन फॉर्म में है, हम अपना एज अ एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। कभी कोई मसला, कोई दिक्कत आ गई तो हमारे कोर्ट में भी एज एविडेंस ये यूज हो जाएगा, है ना। और हमें ये फैसिलिटेट करता है लोन में भी, फैसिलिटेट करता है लोन में भी। किसमें, लोन, क्यों भाई, हो सकता है हमारे बिजनेस को लोन की रिक्वायरमेंट हो, हमें कर्जा चाहिए, हम बैंक के पास जाएं, हम बैंक के पास जाएंगे और हम खाली पहुंच जाएं ऐसे ही कि भाई हमें 10 लाख का लोन चाहिए, क्या बैंक हमें लोन देगा। बैंक कहेगा लाइए हमें दिखाइए क्या आपके पास है, आपके पर्सनल एसेट्स दिखाइए, आप अपने क्या चीज़ है। हम अब बिजनेस के लिए लोन लेने गए तो हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखाएंगे उन्हें कि भाई हमारे आप अकाउंट्स को देखिए। वो हमें जब लोन हम अपने बिजनेस के नाम से लेने जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ही मांगेगा बैंक भी, कि वो आपकी प्रोग्रेस चेक करेगा कि आपको लोन देना भी चाहिए कि नहीं, कि आप पहले ही लॉस में है, तो वो ऐसा अपना बैंक अपना ऐसा पैसा फंसाएगा नहीं ना ऐसी जगह पर। तो वो आप जब बैंक के पास जाएंगे तो वो बैंक भी आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो प्रोग्रेस है ना, उसको देख के ही आपको लोन अप्रूव करेगा, ठीक है। एंड ये सेटलमेंट करता है टैक्सेस में भी। कैसे, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस, जो हमारे बिजनेस की अर्निंग है उस पर हमारे क्या टैक्सेस बनते हैं गवर्नमेंट को, जो हमें पे करने हैं, तो उसको भी हमें कैसे पता चलेगा क्या टैक्स बन रहा है, कितना हमने देना है, हम किधर आ रहे हैं। तो वो हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट की हेल्प से ही हमें पता चला है कि हमारा प्रॉफिट इतना है, हम यहाँ लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने टैक्सेस को पे करेंगे ना। तो ये हमारे क्या भाई इसमें हमारे टैक्सेस को पे करने में भी हेल्प करता है, कि हमें पता चल पाता है कि हमने टैक्स देना कितना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब आप लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन, क्योंकि ज्यादातर चांसेस लिमिटेशन के ही पूछने के रहते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मतलब एक तरह से डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। हमने अब तक इतनी तारीफें करी तो इसकी बुराइयां भी हैं क्या कुछ हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग इतनी देर से करे जा रहे हैं, इतनी तारीफों के पुल बांधे हुए हैं, इतने फायदे इसके बता डाले, इतना इसका यूज बता डाला, कि अब ये इसकी कुछ लिमिटेशन भी है क्या, इसकी भी कुछ खामियां हैं। भाई खामियां तो हर चीज में होती हैं, इंसान भी है अगर तो अच्छा है, तो कुछ थोड़ा सा बुरा भी होगा, है ना। तो वो हर चीज का दो पहलू होता है, अच्छा है और दूसरा बुरा भी है। अब अच्छा ज्यादा है बुरा कम है, या बुरा ज्यादा है अच्छा कम है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम अकाउंटिंग की यहाँ बात करते हैं। अकाउंटिंग की अच्छाइयाँ तो हमने पढ़ ली, लेकिन हमारी 4 छोटी छोटी बुराइयां भी हैं, हमें उसको भी ध्यान रखना है। क्या है बुराइयां, हमारी जो डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए, अकाउंटिंग जो है हमारी, आप इसको कह दीजिए अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब पूरी तरह फुल्ली एक्यूरेट, पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती। मतलब जो आप कह दें कि इतना तो इतना ही, ये बात को आप समझिए किस चीज से, कि आपके जो आप अकाउंटिंग के अंदर जो चीजें कर रहे होते हैं, हम अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हमारी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम अपने अकाउंटिंग में अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो कि हम किसके बेस पे ले रहे हैं, एस्टिमेट्स के बेस पे ले रहे हैं।
उस एस्टिमेशन को करने के बाद हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब वो जो अगर अब जैसे कि आप छोटे बच्चे हैं, आपका दिमाग अभी उतना चल रहा होगा कि हम ट्रांजैक्शन जो हुआ भाई उसमें मशीन 5 लाख की है तो वो 5 लाख की हुई, क्यों एक्यूरेट क्यों नहीं हुई? क्या हम अपने अकाउंटिंग में सिर्फ वो मशीन के ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? क्या हम अपने बिजनेस में सिर्फ वो मशीन तक ही लिमिटेड है? हम अपने बिजनेस में बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बड़ा बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और दूसरी भी हैं, और हमारे कुछ ऐसे पहलू भी हैं जहां पे हम अपने बिजनेस का जो है एस्टिमेशन करके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यही ले लीजिए, क्या नाम है, आप अगर आपने प्रोडक्ट बनाना है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, क्या आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को 100 पीस बनाने हैं। अब 100 पीस बनाने के लिए क्या आप एग्जैक्ट अमाउंट का ही रॉ मटेरियल ले पाएंगे? कि आपको 100 शूज बनाने हैं, कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही लेदर लाएं जिसमें से एक इतना सा पीस भी लेदर का खराब ना हो? ऐसा हो सकता है? आप एक अंदाजे के तौर पे, एक एस्टिमेट के तौर पे अपनी लेदर लेकर आएंगे कि भाई हमें 100 पीस बनाने हैं तो 50 मीटर की हमारी लेदर लग जाएगी। ये क्या है? आपका एस्टिमेशन है। तो ऐसे हमारे बिजनेस में भी कई जगहों पे ऐसे डिसीजंस आते हैं जहां पे हमें एस्टिमेशन अप्लाई करना पड़ता है, वहां हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग को जो ये लिमिटेशन आई है ना कि वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो वो इसलिए है कि कई जगहों पे हमारा एस्टिमेशन आ जाता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसको क्या एज इट इज वो उतनी ही बनेगी, कुछ भी उसमें से नहीं बचेगा, कुछ भी उसमें से वेस्ट नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। हम अकाउंटिंग में कोशिश यही करते हैं कुछ भी हमारा इधर उधर ना हो, लेकिन इंसान है, उतने हिसाब से वही चीज हो सकती है, वो हम ऐसे कहते हैं कि नहीं ये फुल्ली परफेक्ट है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्स हमारी अकाउंटिंग आती है, ठीक है। चलिए, और अकाउंटिंग जो है आपकी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अकाउंटिंग जो है आपकी इग्नोर करती है किसको? हमको। अकाउंटिंग इग्नोर करती है किसको? जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं। क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या है? मतलब हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, एक मिनट, क्वालिटेटिव मतलब क्या है? जैसे कि हमारे बिजनेस के अंदर को रन करने के लिए हमने बहुत सारे काम किए, है ना, उस काम में से कुछ नॉन मॉनेटरी थे, है ना, और कुछ मॉनेटरी थे। वो मॉनेटरी वाले को तो हम यहाँ अकाउंटिंग में ले आए अपनी, जो ये बेचारे नॉन मॉनेटरी वाले ये बिल्कुल बेकार थे क्या? इनकी वजह से यही लोग डीलिंग कर रहे थे, और इनकी प्रोसेस, इनकी डीलिंग करने के बाद ही हमारा कोई ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनल हुआ, जिसकी वजह से फिर हमने उसको फाइनल डीलिंग हुई तो हमने उसका मनी का पेमेंट किया, तब जाके वो मॉनेटरी बना। लेकिन उससे पहले जो मॉनेटरी, जो नॉन मॉनेटरी हम बातचीतें कर रहे हैं और सारी डीलिंग कर रहे हैं, और हमारे जो स्टाफ कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है हमारा, तो वो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, क्या वो बेकार था? वो बेकार नहीं था, वो बिजनेस को रन करने के लिए वो बहुत यूजफुल था, और वही के वजह से हमारे बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है मॉनेटरी टर्म्स में चेंज हुआ, तब हमने जाके उसको अपने बिजनेस में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये जो मॉनेटरी वाला है ना, हमारी अकाउंटिंग ने इसको इग्नोर कर दिया है, तो इसकी वजह से ये बुरा मान गया, और ये किस में आ गया? लिमिटेशन में आ गया, कि भाई आप जो है, ये नॉन मॉनेटरी वाला जो है ये क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव, मतलब जो आपने क्वांटिटी में था, जिसको आप मनी टर्म में मेजर कर पाए, वो तो आपने रख लिया अपने साथ अकाउंटिंग में, आप उसको लेके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास हम जो है कोई क्वांटिटी, मतलब कोई वैल्यू में नहीं आप उसको कर पा रहे, तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए किस में आ गया? ये आपका आ गया लिमिटेशन के अंदर। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और नॉन मॉनेटरी क्या है। बिजनेस में हमारे दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अकाउंटिंग में हम सिर्फ अपने क्वांटिटेटिव को लेते हैं, क्योंकि हम मनी टर्म से मेजर करके उसको बना रहे होते हैं। तो ये क्वालिटेटिव वालों को, जो दूसरे नॉर्मल वाले जो डीलिंग हमारी हो रही थी, नॉर्मल बातचीत जो हमारा काम हो रहा था, तो हम उस एस्पेक्ट को नहीं लेते हैं। मतलब ये क्या करता है? अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये आपका लिमिटेशन हो गया। एक क्या था? फुल्ली एक्यूरेट नहीं है, दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर करता है। चलिए, और क्या करता है? अकाउंटिंग इग्नोर करता है किसको?
अकाउंटिंग इग्नोर ही इग्नोर करे जा रहा है। अकाउंटिंग इग्नोर करता है किसको? प्राइस लेवल को, है ना, जो प्राइस के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, प्राइस लेवल चेंजेस। मतलब हमारे ये जो प्राइस लेवल चेंजेस, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये इसको क्या चेंज, मतलब क्या कर रहा है ये इग्नोर? जैसे कि हमने एक मशीन खरीदी, सपोज करिए हमने जो मशीन खरीदी थी उसकी हमने जिस टाइम उसको खरीदा उसकी वैल्यू 5 लाख थी, ठीक है, 5 लाख की वैल्यू थी। अब ये जो मशीन है हमारे बुक्स ऑफ क्या नाम है, मशीन एग्जांपल लेते, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, मशीन एग्जांपल हमारा इतना अच्छा नहीं बैठेगा, हम प्राइस लेवल चेंजेस के लेते हैं अपना स्टॉक का एग्जांपल। हमारे पास जो माल पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जो माल है सपोज आज उसकी कीमत है 2 लाख की, ठीक है, हमारी जो उसका जो प्रोडक्ट की कीमत और जो उसका मार्केट में जो प्राइस है बाद में जाके उसका वो चेंज हो गया, वो हो गया 3 लाख का। तो यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस होगा वो उसको इग्नोर कर देगा, जो आपकी एग्जैक्ट स्टॉक की वैल्यू होगी उसको वो लिखता है। चलिए बस 2 मिनट, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी वापस से लिमिटेशन, तो लिमिटेशन को हटाकर आप पीछे का एडिट करके इसको फाइनल कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी क्लास को ओवर करती हूँ फिर।